मेरे प्यारे भाई और मेरी बहन, आज जो थीम हम पढ़ने वाले हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री की कोई छोटी मोटी थीम नहीं है। इस एक थीम के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं और जहाँ से बीपीएससी हर बार 6-7 सवाल पूछ रहा है। आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो इस थीम से लगभग 40 से 42 सवाल बन चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इन टॉपिक्स को अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ाने के बजाय एक ही वीडियो में पूरा का पूरा थीम कवर करवा दूँ। अब ध्यान रखिए, आज मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू के हिसाब से नहीं करवाऊंगा। हर क्वेश्चन के पीछे जितने भी सवाल आए थे उनके पीछे की जो थ्योरी थी आपको वो बताऊंगा, उसका बैकग्राउंड बताऊंगा, उसका कंसेप्ट समझाऊंगा और एग्जामिनर क्या ट्रैप सेट कर रहा था वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। एक ही क्लास में आप समझ जाओगे। पेन पेपर ले लो और आराम से शुरू करते हैं हमारे वीडियो। बीपीएससी में सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप सिर्फ फैक्ट और तथ्य नहीं समझेंगे, आप पूरा का पूरा जानकारी समझेंगे। ठीक है। आज की क्लास में हम गांधी एरा, चंपारण से क्विट इंडिया मूवमेंट तक पूरा कवर करेंगे। टाइमलाइन, मूवमेंट, लीडर्स, एक्ट, स्लोगन, ट्रैप्स और पीवाईक्यू के सारे एंगल। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन सिंह। शुरू करता आज की हमारी क्लास। आज की पूरी कहानी का टाइमलाइन एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा, रिवीजन में आसानी होगी आपको। चंपारण से क्विट इंडिया मूवमेंट तक। चंपारण क्या था? एक किसान था, छोटा सा इशू था। और क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था? ये पूरा नेशन वाइड बहुत बड़ा रिवॉल्ट हो गया था। ठीक है। यानी कि शुरू हुआ चंपारण एक छोटे किसान आंदोलन से और अंत हुई कैसे? ब्रिटिश को सीधा भारत छोड़ने की चुनौती, चैलेंज। याद रखिए इस चीज को। गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट को जन आंदोलन बना दिया था। यही क्लास का हमारा आज सेंट्रल आइडिया है। अब शुरू करते हैं हम लोग 1915 पे। सबसे पहला टाइमलाइन। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गांधी जी आते ही नेशनल लीडर नहीं बने थे। सबसे पहले उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने पहले क्या किया? भारत को समझा कि भारत की मुख्य परेशानियां क्या है। मैं एक टीचर हूँ, मैं मेंटर हूँ तुम्हारा। अगर मैं तुम्हारी बिना परेशानी पढ़े समझाऊं, अगर आके कुछ भी पढ़ाने लगूं, तो आपके नंबर आएंगे नहीं। सबसे पहले मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ। ठीक है। वही काम गांधी जी ने किया। भारत की जनता की परेशानी, उनकी गरीबी, किसानों की समस्याएं, मजदूर की समस्याएं और ब्रिटिश के सिस्टम को। उनकी पॉलिटिक्स के 3 मेन पिलर थे। इस चीज को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछे गए थे। सबसे पहला था सत्याग्रह। उसके बाद आता है नॉन वायलेंस। उसके बाद आता है मास पॉलिटिक्स। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, यानी सच के आधार पर संघर्ष करना। दूसरा है अहिंसा, यानी हिंसा के बिना मार कटैया नहीं मचानी है। तीसरा है जन राजनीति, यानी आम जनता को मूवमेंट से जोड़ना। अब देखिए, गांधी जी ने लोकल इश्यू से शुरुआत किया, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि अगर जनता के दर्द को नेशनल पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाएगा तो मूवमेंट जो था, उनका आंदोलन जो था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है। आइए, गांधी जी की राजनीति। सबसे पहला शब्द सत्याग्रह। इसका मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट नहीं, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं। सत्याग्रह का मतलब सत्य के पक्ष में नैतिक शक्ति के साथ खड़ा होना। दूसरा था नो मार कटैया, नॉन वायलेंस, अहिंसा। केवल हिंसा न करना ही नहीं, मतलब इसका मतलब है कि मूवमेंट की आत्मा जो रहे वो साफ रहे, डिसिप्लिन रहे। तीसरा आता है मास पार्टिसिपेशन, जनता की भागीदारी। ठीक है। उसके बाद आता है नैतिक दबाव। नैतिक दबाव का मतलब क्या होता है? मॉरल प्रेशर, मतलब ऐसा नैतिक दबाव जिसमें ब्रिटिश शासन दुनिया के सामने गलत साबित होने लगे। ठीक है। अब बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। गांधी जी जीनियस यही थे, यहीं पे। उन्होंने पॉलिटिक्स को डिफरेंट इंग्लिश स्पीचेस से निकालकर आम आदमी की जिंदगी तक जोड़ दिया था। ठीक है। पॉलिटिक्स पहले भी और आज भी लोगों को लगता है बड़े लोगों की चीज है। ऐसा नहीं है। ठीक है। आम आदमी की जिंदगी से ही जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स है। आइए आगे चलते हैं। गांधी जी की शुरुआती आंदोलन। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या क्या तबाही मचाई, वहां से शुरू करते हैं। गांधी जी के शुरुआती आंदोलन को समझने के लिए 3 चीजें आपको समझनी होगी। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। इन तीनों को एक साथ याद रखिए, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण किसका इशू था? चंपारण था किसान का इशू, किसान। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किसके लिए था? वो था मजदूरों के लिए, मजदूर। लिख लीजिए ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ। खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए था? वो था किसान। और जो टैक्स लगते थे ना, बहुत ज़्यादा टैक्स लगने लगे थे, मेनली उसके लिए था कि भाई टैक्स कम करो। यानी गांधी जी ने शुरुआत में 3 इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप को समझा। किसको किसको? सबसे पहला किसान, उसके बाद थे मजदूर, उसके बाद थे
ग्रामीण समाज के लोग, मतलब जो लोग गांव में रहते हैं, गांव में वाले लोगों को। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? कोई भी बड़ा लीडर सीधे नेशनल स्टेज पर नहीं बनता है, पहले लोकल इशू समझेगा। गांधी जी ने यही किया, लोकल इशू से गांधी जी का नेशनल लीडरशिप तैयार हुआ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि गांधी जी की लीडरशिप चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा थी। क्लियर? अब आ जाइए, सबसे पहला बड़ा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917। बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार इसी से जुड़ा है। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ध्यान से सुनिए मेरी बात। चंपारण, बिहार, ठीक है। यहाँ पे इंडिगो पीजेंट्स की समस्या, इंडिगो पीजेंट्स यानी नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या थी। इंडिगो का मतलब क्या होता है? नील। पीजेंट्स का मतलब किसान। यहाँ ना तीन काठिया सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तीन काठिया का मतलब भैया जी सुनिए लाला, किसानों को अपनी जमीन के हिस्से पर जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे वो किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे, शोषण करते थे। गांधी जी जब चंपारण पहुंचे, ठीक है, गांधी जी जब चंपारण पहुंचे, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने किसानों की बात सुनी। बोले कि भैया क्या परेशानी है तुम मुझे बताओ। किसानों ने गांधी जी से क्या बोला कि भाई साहब, ऐसी ऐसी बात है कि वो हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती हमें बोल रहे हैं कि इंडिगो हमारे उगाओ। और इंडिगो उगाने की दिक्कत ये है कि इंडिगो जब एक बार उगाई जाती है तो वहाँ से ज़मीन थोड़ा बंजर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उन्होंने किसानों की बात सुनी, इन्वेस्टिगेशन किया और इस मुद्दे को नेशनल पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। चंपारण गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है। ठीक है, याद रखिए कीवर्ड्स यहाँ से क्या क्या निकलेंगे: चंपारण, इंडिगो, तीन गाठिया और बिहार का एंगल। बीपीएससी में चंपारण को हल्के में नहीं लेना है, 100% श्योरिटी है यहाँ से सवाल आएगा। अब देखिए बीपीएससी में क्या पूछा जा सकता है, इसे मैं आपको बताता हूँ। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। तीन काठिया सिस्टम के लिए गांधी जी ने क्या किया? चंपारण। इंडिगो पीजेंट्स के लिए कौन सा आया था सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। 1917 में कौन सा आया था? चंपारण सत्याग्रह। एक टॉपिक, मल्टीपल सवाल निकलते हैं यहां से। चंपारण क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला कारण ना सर, किसान मुद्दा नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था। ये किसान का सिर्फ इशू नहीं था। ध्यान से सुनिए, किसान हमारे देश की नींव है। गांधी जी ने किसान की परेशानियों को नेशनल पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। ठीक है, दूसरा मुद्दा था लीडरशिप स्थापित हुई, मतलब गांधी जी की लीडरशिप स्टैब्लिश हुई थी। स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है? स्थापित होना, ESTABLISH, इंग्लिश कीवर्ड है, लिख लो। तीसरा था बिहार प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, दोनों एंगल से बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिहार स्पेशल में भी कवर होता है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी कवर होता है। अब बीपीएससी में कोई टॉपिक अगर बिहार से जुड़ जाए तो उसका वेटेज अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, चंपारण ने दिखा दिया था कि गांधी जी केवल थियोरिटिकल अप्रोच नहीं लेके चलते थे, मतलब थ्योरी की बातें नहीं करते थे, वो जनता के बीच जाते थे, उनकी परेशानियां सुनते थे और फिर उनके साथ स्ट्रगल करते थे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए अभी। अब आइए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। अब 1918 पे आ जाइए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये मूवमेंट लेबर इशू से जुड़ा हुआ था, मतलब मजदूरों के जो मुद्दे थे उनसे। मिल वर्कर्स और ओनर्स का विवाद। सुन लीजिए पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर लिखिएगा। अहमदाबाद में मिल में काम करने वाले लोग और जो ओनर थे उनके बीच विवाद हुआ। विवाद क्या हुआ? मजदूरी को लेकर विवाद हुआ। गांधी जी ने यहाँ पे भूख हड़ताल का प्रयोग किया। अब देखिए गांधी जी ने यहाँ वर्कर्स के पक्ष में एक पीसफुल, मतलब शांतिपूर्ण वाला स्ट्रगल, पीसफुल स्ट्रगल किया और हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल का प्रयोग किया। हंगर स्ट्राइक का मतलब आप समझ रहे हो ना, उपवास के माध्यम से नैतिक दबाव देना। ठीक है, यहाँ गांधी जी ने दिखाया कि सत्याग्रह सिर्फ किसानों के लिए नहीं था, वो मजदूरों के लिए भी था। ठीक है, अब देखिए लेबर इशू से जुड़े आंदोलन, आप समझ गए, जो मजदूर थे उनके लिए। पिछले वाला था चंपारण, था किसानों के लिए, अहमदाबाद वाला है लेबर्स के लिए। इस मूवमेंट से गांधी जी की इमेज ऐसी बनी कि केवल वो पॉलिटिकल लीडर ही नहीं, एक समाज के कमजोर वर्गों की आवाज वो बन गए थे। ठीक है, अब आ जाइए खेड़ा सत्याग्रह पे। खेड़ा कहाँ है भैया? सबसे पहले ये बात जान लीजिए, यह है गुजरात में। ये भी पीजेंट इशू से जुड़ा था, यानी कि पीजेंट मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया। वहाँ भी क्रॉप फेलियर हुआ था। क्रॉप फेलियर का मतलब फसल जो थी वो खराब हो गई, फसल खराब हो गई। अब सिंपल बात समझिए,
जब आप मैं किसान हूँ, ठीक है, मेरे पास खेती करने के लिए ज़मीन है। यहाँ पे मैं फसलें उगा रहा हूँ, ये फसल खराब हो गई और मेरे ऊपर टैक्स की माँग है भाई। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था ना कि कुछ भी हो जाए टैक्स तो आपको भरना पड़ेगा ही। तो मैं कहाँ से टैक्स भरूँगा? ठीक है? तो गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और अन्य लीडर्स ने किसानों का साथ दिया था। यहाँ इश्यू था कि जब किसान की हालत खराब है, तो ब्रिटिश रेवेन्यू डिमांड छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने दबाव दिया कि भाई मेरी बात मान लो, तुम मेरे देश में हो, मेरे लोगों को परेशानी है, नहीं देंगे टैक्स या टैक्स कम करिए। ठीक है? आपको मैंने ये बात भी समझाया था कि साहूकार के पास लोग जाने लगे थे। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास फसल खराब हो गई, साहूकार उनको लोन देते थे। अब लोन लेके वो टैक्स भर रहे हैं और उनका, किसानों का पूरा जीवन ही लोन और उसका इंटरेस्ट भरने में चला जाता था। ठीक है? याद रखिए, चंपारण और खेड़ा दोनों किसान आंदोलन के साथ हैं। ठीक है, एक साथ। चंपारण में इंडिगो की दिक्कत थी, यहाँ पे खेड़ा में टैक्स की परेशानी थी। ठीक है, लिख लीजिएगा इस चीज़ को। अब आइए, रॉलेट एक्ट 1919, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, यहाँ से सवाल आए हैं हर बार। रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर दी कि वो बिना ट्रायल के किसी को भी जेल के अंदर भर सकते हैं। पता है आपको ये बात? डिटेंशन किसी का भी किया जा सकता है बिना कोर्ट में पेशी किए, मुकदमा। डिटेंशन मतलब हिरासत। नो ट्रायल डिटेंशन एक टर्म स्पेक्ट्रम में, लिखो इस चीज़ को, नो ट्रायल डिटेंशन। मेंस आंसर राइटिंग में आपको ये लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं इस कीवर्ड्स पे। बिना मुकदमे के किसी को भी बंद कर देना। अब सोचिए, अगर गवर्नमेंट किसी को भी बिना केस के, बिना कोर्ट कचहरी के, बिना न्याय के जेल में डाल सकती है, तो ये सिविल लिबर्टी की उस पर अटैक है ना। आपके पास मतलब मौलिक अधिकार आपके खत्म हो गए इस तरीके से। ठीक है, सिविल लिबर्टी का मतलब होता है नागरिक स्वतंत्रता। गांधी जी ने इसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, नो ट्रायल डिटेंशन और रिप्रेशन, ये दो चीज़ें। रिप्रेशन का मतलब होता है दमन। रॉलेट एक्ट ने इंडियंस को बता दिया कि ब्रिटिश रूल कानून की बात करता तो है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो वो साले अपने हिसाब से कानून को कुचल देते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? क्लियर है तो बता देना, डाउट हो तो पूछ लेना। आइए अब, जलियनवाला बाग 1919, डेट याद रखिए, 13 अप्रैल 1919, जगह थी अमृतसर। ठीक है, जनरल डायर ने पीसफुल क्राउड पर फायरिंग करवा दी थी। एक क्राउड था, बहुत सारे लोग थे वहां पे और हजारों लोग थे, और उन पे ओपन फायरिंग करवा दी। शांतिपूर्ण भीड़ थी। ये घटना केवल एक मैसेकर नहीं था। मैसेकर, MASSACCRE, मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार। इस घटना ने इंडियन माइंड को अंदर तक हिला दिया था। आज भी जब मैं मूवीज देखता हूँ, सरदार उधम सिंह या बायोग्राफीज पढ़ता हूँ, भगत सिंह की एक बुक है वाई आई एम एन अथीस्ट और जेल डायरी, उनमें उनका जिक्र है, बहुत डिप्रेस्ड फील करता हूँ। ब्रिटिश रूल जो खुद को सिविलाइज्ड बताता था, उसकी मॉरल लेजिटिमेसी खत्म हो गई थी। मॉरल लेजिटिमेसी का मतलब होता है नैतिक वैधता खत्म हो गई थी। यानी लोगों के मन में यह विश्वास कि शासन जो है वो न्यायपूर्ण होगा। जलियनवाला बाग के बाद बहुत से इंडियंस को साफ समझ आ गया कि ब्रिटिश रूल रिफॉर्म करने वाला शासन नहीं है, दमन करने वाला शासन है, दबाने वाला शासन है। ठीक है, और इस घटना ने ब्रिटिश रूल की नैतिकता खत्म कर दी थी। जलियनवाला बाग इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं खिलाफत मूवमेंट को। खिलाफत, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मुस्लिम सेंटिमेंट का मतलब किसी को पता है? मुस्लिम सेंटिमेंट का मतलब होता है मुसलमानों की भावना। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, लिखिए इस चीज को, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टर्की के जो खलीफा थे, टर्की के जो खलीफा थे, खलीफा का मतलब होता है बादशाह, उनकी पोजीशन को लेकर इंडियन मुस्लिम में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था, क्योंकि वो हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी बनाना चाहते थे। हिंदू मुसलमान यूनिटी मतलब एकता। ठीक है, गांधी जी ने समझा कि अगर नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाना है तो अलग अलग कम्युनिटीज के साथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, इन सब के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी जुड़ गया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, इस मूवमेंट में
गांधी जी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मतलब अगर मूवमेंट को बड़ा करना है तो साथ में सबको लेके चलना होगा, ठीक है, ये बात थी। अब आइए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ। गांधीयन एरा का पहला बड़ा नेशनल मास मूवमेंट था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो चला था 2 साल 1920 से 1922। असहयोग आंदोलन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब आप समझ जाइए। देखिए, गांधी जी ने कहा ब्रिटिश रूल हमारी कॉपरेशन से चल रहा है। गांधी जी ने क्या कहा? ब्रिटिश का जो रूल था वो हमारी कॉपरेशन से चलता है, अगर हम कॉपरेट वापस ले लें तो ब्रिटिश रूल कमज़ोर हो जाएगा। मतलब कॉपरेशन का मतलब, जो ब्रिटिश का एम्पायर था, अगर इंडियंस साथ देना सहयोग करना बंद कर दे तो वो एम्पायर नीचे गिर जाएगा, और ये बिल्कुल सच्चाई थी ये बात में। ठीक है, अब मेथड्स क्या थे इनके सुनिए। स्कूल्स को बॉयकॉट कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, बॉयकॉट का मतलब छोड़ना, भाई अब मैं नहीं, तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारे जगह, तुम्हारे लोगों को छोड़ रहा हूँ। कोर्ट्स में जाना बंद कर दिया, जो उनको टाइटल्स मिले थे वो छोड़ दिए। फॉरेन के जो कपड़े थे उनको वो कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। और स्वदेशी, अपने घर में बना के अपने देश में बना सामान, स्कूल, कचहरी, कॉलेज, ये सारी चीज़ें में वो बहिष्कार, इन सारी चीज़ों को बेसिकली वो अपनाने लगे। ठीक है, बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार। अब देखिए, ये मूवमेंट केवल पॉलिटिकल डिमांड नहीं था, ये डेली लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन था। अब स्टूडेंट जो है, वो मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल छोड़ रहा है, लॉयर जो थे वो कोर्ट छोड़ रहे थे, लोग विदेशी कपड़ा जला रहे हैं और स्वदेशी अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये गांधी जी ने जनता को बताया कि ब्रिटिश से लड़ना है तो पहले ब्रिटिश सिस्टम पर निर्भर होना बंद करिए। ठीक है, चलिए अब आइए नॉन कॉपरेशन का महत्व मैं आपको समझाता हूँ। इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व का मतलब इंपॉर्टेंस। पहली बार नेशनल मूवमेंट जो था वो मास लेवल पर पहुंचा था, ये देखिए ये पॉइंट। मास लेवल का मतलब आम जनता तक, आम जनता, नॉर्मल लोग, जैसे कि विद्यार्थी, वकील, पीजन्स, वर्कर, महिलाएं भी जुड़ी थी, इसमें महिलाएं नहीं लिखा है, महिलाएं भी जुड़ी थी। ठीक है, पॉलिटिक्स जो थी वो गांव गांव तक, गली गली तक पहुंच चुकी थी। पहले जो थी सिर्फ शहरों में रहती थी, सिटी में, उसके बाद सभाओं में, और सिर्फ उच्च क्लास के जो लोग थे, ऊंचे वर्ग के लोग, वहां तक। अब गांव का आदमी भी पूछने लगा कि का हो ब्रिटिश सरकार के, का हुई, समझ लाई बात। तो ब्रिटिश रूल हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये बात गांव के लोग भी पूछने लगे। ये मूवमेंट ब्रिटिश सिस्टम को मॉरल एंड सोशल लेवल पर चैलेंज कर रहा था। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। यहाँ गांधी जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? उन्होंने नेशनल मूवमेंट को लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया था। लोग रोज पूछते थे, भाई आज गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी क्या करेंगे, ऐसा। अब आइए, 1922 में हुआ था चौरी चौरा। चौरी चौरा में एक बहुत बड़ी हिंसक घटना हुई थी। भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दिया था, पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, और पुलिस वाले मारे गए थे। नंबर्स कितने मरे ये सब कोई मायने नहीं रखता एग्जाम में। गांधी जी ने तुरंत जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। बच्चों, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा था, गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया? देखिए, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे। वो अहिंसा उनकी स्ट्रैटेजी नहीं था, उनका सोल था, उनका मतलब जमीन था, जमीर था उनका। ठीक है, अगर मूवमेंट वायलेंट हो जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। पूरा 2 पेज 3 पेज है, सुनिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो गांधी जी के अनुसार वो सत्याग्रह नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो गांधी जी का पॉइंट था। एक और मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत सही बात बोली। अगर आप वायलेंस करते हो तो ब्रिटिशर्स को खुला वो मिल जाएगा, छूट, कि भाई कोई भी इंडियन कुछ भी करे उसको जान से मार दो। उनको बहाने चाहिए थे, मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ बहाना ढूंढते थे वो कि कैसे हम लोगों को सप्रेस किया जाए, कैसे दबाया जाए। तो इसलिए गांधी जी भी चाहते थे कि अहिंसावादी पूर्वक हम लोग काम करें। ठीक है, आगे बढ़िए। स्वराज पार्टी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वापसी के बाद कांग्रेस में ना डिबेट शुरू हो गई। डिबेट का मतलब बहसबाजी, पॉजिटिव बहसबाजी, विचार विमर्श, मतभेद टाइप का। कुछ लीडर्स का मानना था कि काउंसिल का बॉयकॉट जारी रखना चाहिए, लेकिन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि काउंसिल्स के अंदर जाकर ब्रिटिश रूल को एक्सपोज करना चाहिए। एक्सपोज मतलब
अंदर की सच्चाई सामने लाई है। इसी विचार से बनी थी स्वराज पार्टी। इसका उद्देश्य था काउंसिल का एंट्री, उसमें अपना रास्ता बनाइए। काउंसिल एंट्री का मतलब ब्रिटिश काउंसिल में जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनको चैलेंज करना। ठीक है, ये बात याद रखिए। स्वराज पार्टी का मतलब ब्रिटिश से समझौता नहीं था, ब्रिटिश सिस्टम में घुसकर उनके अंदर जाकर उनकी स्ट्रैटेजीज को चैलेंज करना था। ठीक है। साइमन कमीशन 1927, 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। प्रॉब्लम क्या थी, कोई बता सकता है? इस कमीशन में कोई इंडियन मेंबर था ही नहीं। नो ब्लडी इंडियन मेंबर फॉर दिस, नो इंडियन मेंबर्स इन दिस काउंसिल। अब सोचिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर पर डिसीजन लेने के लिए कमीशन बना, लेकिन उसमें कोई हिंदू बोलो इंडियन नहीं है। ठीक है। आप सोचिए, आपके जीवन की कोई डिसीजन ले रहा है, लेकिन आपका उसमें वही योगदान नहीं है, इसीलिए पूरे देश में इसका विरोध हुआ था। ठीक है। स्लोगन बना साइमन गो बैक। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये इंडिया का सेल्फ रिस्पेक्ट की आवाज़ थी। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। इंडियन लीडर्स कहते थे कि अगर हमारे फ्यूचर पर बात करनी है तो हमें शामिल करो। ठीक है। साइमन कमीशन ने नेशनल एंगर को फिर से तेज कर दिया था। क्लियर मेरी बात? अब आइए नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन के जवाब में इंडियन साइड से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल आया। नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं उसको। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी ये। ठीक है। इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। भैया इतना अंग्रेजी नहीं, हिंदी समझ ले। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहते हुए सेल्फ गवर्निंग स्टेटस, यानी कि इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट की मांग। ठीक है। ये रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन लीडर्स की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देने का प्रयास था। ठीक है, कि भाई एक भारत का संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, एक ढांचा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड का मतलब आप समझ रहे हो, संविधान और शासन व्यवस्था से जुड़ी मांग थी। ठीक है। यहाँ इंडियन ने विरोध नहीं कर रहे थे, वो अपना पक्ष भी रख रहे थे कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए। ठीक है। चलिए, लाहौर सेशन 1929 बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए, ये बात तो आपको पता है। इस सेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का गोल बनाया गया था। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का गोल बनाया गया। पूर्ण स्वराज का मतलब पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस की। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, डोमिनियन स्टेटस आगे बढ़ गई। अब बात साफ थी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए मुझे, आधा अधूरा नहीं। और ये निर्णय लिया गया था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मनाने का निर्णय हुआ था। क्लियर है मेरी बात? ये बात इंपॉर्टेंट है थोड़ी। अब देखो, 1929 में डिमांड रिफॉर्म से पूर्ण स्वतंत्रता तक बात पहुंची। ठीक है। अब ये नेशनल मूवमेंट का एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट मतलब सोच विचारधारा लोगों की बदल रही थी। चलिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे आते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में गांधी जी ने शुरू किया CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? अन्यायपूर्ण कानूनों की शांतिपूर्ण अवज्ञा। डिसओबीडियंस का मतलब होता है अवज्ञा। ठीक है। सिविल का मतलब होता है डिसिप्लिन्ड और नॉन वायलेंट सिविक एक्शन। ठीक है। ये ना नॉन कॉपरेशन से अलग था। नॉन कॉपरेशन में ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से कॉपरेशन वापस लिया गया था, लेकिन CDM में क्या किया गया, ब्रिटिश लॉ को ओपनली चैलेंज किया गया था। ठीक है। गांधी जी ने क्या किया सुनिए, सॉल्ट लॉ तोड़ने का इसने निर्णय लिया। सॉल्ट लॉ क्यों? क्योंकि नमक अमीर के घर में भी चलता है, गरीब के घर में भी चलता है। गांधी जी ने ऐसा ऐसा इशू चुना जो हर घर से जुड़ा था। ठीक है। अब यहाँ गांधी जी की जीनियस दिमाग दिखता है कि उन्होंने नमक को नेशनल रेजिस्टेंस का सिंबल बना दिया गया था। ठीक है। अब दांडी मार्च आपको पता है, दांडी मार्च के बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। दांडी मार्च 1930। गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा करते थे, पैदल पैदल गए थे। वहां जाकर उन्होंने सॉल्ट लॉ, नमक का कानून तोड़ा। ठीक है। अब बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, एक कप नमक या एक मुट्ठी नमक से ब्रिटिश एम्पायर कैसे हिल गया? क्योंकि नमक केवल नमक नहीं था,
नमक जनता की रोजमर्रा जीवन की जरूरत थी। जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा तो उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी को डायरेक्टली चैलेंज कर दिया था। ठीक है। गांधी जी ने बताया कि इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई है वो बड़े हथियारों से नहीं, वेपन्स से नहीं होती है। जनता के जीवन से जुड़ी चीजों से भी लड़ी जा सकती है। ठीक है। अब ये मूवमेंट जो था वो रूरल यानी कि गांव और अर्बन यानी कि शहर दोनों एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित होने लगा, फैल गया था। सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस का महत्व समझिए। सबसे पहला, महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ी थी। महिलाएं अब आंदोलन में विजिबल रोल प्ले कर रही थी। दूसरा था रूरल और अर्बन दोनों एरियाज जुड़े थे, ग्रामीण और शहरी। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, ब्रिटिश लॉ की लेजिटिमेसी चैलेंज हुई, वैधता चैलेंज कर दी थी इन्होंने। जब जनता शांतिपूर्ण तरीके से अन्यायपूर्ण कानून तोड़ती है तो वो शासन से पूछती है तुम्हारा कानून न्यायपूर्ण है या सिर्फ ताकत पर आधारित। ठीक है। लेकिन यहाँ आप एक बात समझिए, लॉ ब्रेकिंग अनकंट्रोल्ड वायलेंस नहीं था। ठीक है। सॉल्ट लॉ जो था वो वायलेंस नहीं था। ठीक है। हिंसावादी चीजें नहीं थी उसमें, डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल पॉलिटिकल एक्शन था वो। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने ब्रिटिश को दिखा दिया कि जब जनता सीधे कानून को चैलेंज करे तो आपको फिर थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। अब आइए गांधी इरविन पैक्ट 1931। पैक्ट का मतलब क्या होता है? समझौता। ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता था। मतलब ध्यान से सुनिए। इसके बाद सीडीएम जो था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको टेम्परली कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया था। सस्पेंड मतलब कुछ समय के लिए रोक दिया गया। अब गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। ठीक है। आरटीसी, आरटीसी कई बार एग्जाम में आरटीसी भी लिखा जाता है। आरटीसी का मतलब होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। गोल में सम्मेलन यार हिंदी में बोलते हैं। अब समझिए, गांधी जी जो थे वो केवल आंदोलन नहीं करते थे, वो बातचीत भी करते थे। बातचीत। ठीक है। बीसी बातचीत। जब मूवमेंट प्रेशर बनता है तो नेगोशिएशन की स्थिति बनती है। ठीक है। नेगोशिएशन का मतलब बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश, और यही गांधी जी की रणनीति का हिस्सा था, स्ट्रगल और डायलॉगबाजी। ठीक है। अब आइए आरटीसी पढ़ने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर डिस्कशन के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाया। कॉन्स्टिट्यूशनल इशू का मतलब शासन और संविधान से जुड़े सवाल। गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे बस वो। ठीक है। लेकिन कोई बड़ा समाधान नहीं निकला। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इंडियन डिमांड्स को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, और इंडियन साइड पर भी अलग अलग कम्युनिटीज़ और इंटरेस्ट के अलग अलग सवाल थे। ये एक बात याद रखिए कि आरटीसी ने इंडियन क्वेश्चन को इंटरनेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन का विषय बनाया, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला था वहां से। ठीक है। डिस्कशन तो हुआ, बातचीत तो बहुत हुई, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इसलिए मूवमेंट फिर आगे बढ़ता है। आगे क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट का मतलब क्या होता है? सुनिए। शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ कानून। इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। इंग्लिश में कीवर्ड्स क्यों लिखता हूँ, आप मेंस में लिखोगे यार। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं लिखोगे समझ जाओ। प्रांतों को कुछ हद तक अपने स्तर पर शासन करने की स्वतंत्रता देना। ठीक है। इसमें ना फेडरेशन का प्रोविजन था, लागू नहीं हुआ। मतलब फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब केंद्र और प्रांतों की संघीय व्यवस्था, लेकिन ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था। ठीक है। ये एक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन इसी के आधार पर हुए थे। अब 1935 का एक्ट ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को एक नया फ्रेमवर्क दे देता है, लेकिन रियल पावर जो थी अभी भी किसके हाथ में थी? ब्रिटिश। ठीक। 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन, ये जो इलेक्शन है ये किसके आधार पे हुआ था? मैंने अभी आपको क्या बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक बार डायरेक्ट सवाल पूछा है, चौंधिया गए बच्चे, पूछ क्या रहा है भाई। कांग्रेस कई प्रोविंसेस में सत्ता में आ गई थी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सुनिए। सेकंड पॉइंट देखिए। क्योंकि इंडियन लीडर्स को पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब शासन चलाने का अनुभव मिला।
अब लीडर्स केवल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वो प्रोविंसेस में गवर्नमेंट भी चला रहे थे। ठीक है, कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने दिखाया कि इंडियन लोग जो है वो गवर्नमेंट संभाल सकते हैं। लेकिन यह भी आप याद रखिए कि ब्रिटिश कंट्रोल अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। ये फेज नेशनल मूवमेंट को एक दिशा देती है, अलग दिशा देती है। अब आइए वर्ल्ड वॉर 2 और कांग्रेस, क्या हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 में, शुरू हुआ था। ब्रिटिश ने इंडिया को बिना पूछे वॉर में शामिल कर दिया। अब आप सोचिए, भारत जो है वो एक, पहले क्या थी, कॉलोनी। भारत एक कॉलोनी है, इसीलिए ब्रिटिश ने खुद ही डिसाइड कर दिया कि आप मेरे साथ वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ेंगे। ठीक है, हिस्सा है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि जब भारत की जनता से पूछा ही नहीं गया तो ब्रिटिश ने किस आधार पर यह बात बोला कि तुम वॉर में शामिल हो जाओ, मेरे तरफ से लड़ोगे। अब इससे ना क्या बढ़ा, पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब राजनीतिक संकट। अब देखिए, कई कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया, ठीक है, त्याग पत्र, बेसिकली त्याग, रेजिग्नेशन। ये इवेंट आगे चल के कहाँ तक पहुंचा, क्विट इंडिया मूवमेंट की बैकग्राउंड है ये। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 और कांग्रेस का रिजिग्नेशन। अब आइए सर, अगस्त ऑफर 1940। ब्रिटिश ने वॉर सपोर्ट के बदले हमें क्या दिया, अगस्त ऑफर। ब्रिटिश ने संकेत दिया, सुनिए क्या दिया, कि भैया जी आप वॉर में लड़ोगे मेरे साथ तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, थोड़े बहुत चेंजेस लाऊंगा, रिफॉर्म्स लाऊंगा जो आप मुझे बोल रहे हैं करने के लिए। ठीक है, लिखित में नहीं दिया था। लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि डिमांड जो थी वो इमीडिएट थी। ये चीज़ अच्छा किया कांग्रेसियों ने, भारतीयों ने उस समय। तुरंत चाहिए, क्लियर पॉलिटिकल पावर, अभी तुरंत दीजिए, आगे की प्रॉमिस बहुत झूठे वादे तुम लोगों ने किए। ठीक है, समझ जाइए। अब ब्रिटिश कह रहे थे कि पहले वॉर में सपोर्ट करो, उसके बाद मैं रिफॉर्म्स दूंगा, चेंजेस लाऊंगा। कांग्रेस बोली पहले तुरंत रिफॉर्म्स लाओ और पॉलिटिकल राइट्स क्लियर रखो, तब मैं सोचूंगा कि वॉर में जाऊंगा या नहीं। ठीक है, अगस्त ऑफर ने क्राइसिस को सॉल्व नहीं किया, उल्टा ये दिखाया कि ब्रिटिश अभी भी ये दिखा रहे हैं कि मैं रियल पावर देने के लिए तैयार नहीं हूं। अब आइए इंडिविजुअल सत्याग्रह। गांधी जी ने तुरंत मास मूवमेंट शुरू किया, मास मूवमेंट, एमएम। उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। लिमिटेड था लेकिन कंट्रोल्ड था, लिमिटेड और कंट्रोल्ड था। ठीक है, फर्स्ट सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे, लिखिएगा इन चीज को। सेकंड थे JL नेहरू। अब सवाल क्या आता है कि गांधी जी ने मास मूवमेंट क्यों नहीं शुरू किया, इंडिविजुअल क्यों, पिछले तरीके के मास मूवमेंट क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी। गांधी जी चाहते थे कि प्रोटेस्ट हो लेकिन वायलेंस ना फैले। ठीक है, यही बात थी। वो मूवमेंट बताता है कि गांधी जी टाइमिंग और डिसिप्लिन को बहुत महत्व देते थे, दो चीज़ों को, डिसिप्लिन और टाइमिंग। ठीक है, वो जानते थे कि कब मास मूवमेंट करना है और कब एक लिमिटेड छोटा मोटा प्रोटेस्ट करना है। अब आइए क्रिप्स मिशन पे, 1942 क्रिप्स मिशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक आदमी को भेजा, नाम नहीं लिखा हुआ है, STFFORD, स्टाफोर्ड क्रिप्स, लिखिए नाम, भूल जाओगे, पूछता है एग्जाम में। स्टाफोर्ड क्रिप्स को प्रपोजल लेकर इंडिया भेजा। प्रपोजल में बोला गया कि वॉर जब खत्म होगा तो मेरा वहाँ साथ दो, और वॉर के बाद मैं तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दूंगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है ब्रिटिश अंपायर के अंडर हम फिर भी रहेंगे, इंडिया फिर भी रहेगी, लेकिन आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन, आप अपनी गवर्नमेंट फिर भी चला सकते हो। लेकिन कांग्रेस ने बोला कि भाई 100 साल से तुम मेरा काट ही रहे हो, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ। क्यों? वाई? सबसे बड़ा रीज़न यहाँ यह था, क्यों रिजेक्ट कर दिया। प्रपोजल में इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं थी, प्रपोजल में फ्यूचर लिखा हुआ था, वॉर के बाद। ठीक है, और उसमें आपको पता है कि अंग्रेज कभी भी अपने वादों के पक्के नहीं थे। अब देखिए, क्रिप्स मिशन की फेलियर के बाद गांधी जी और कांग्रेस, इन दोनों को लगा कि अब ब्रिटिश से साफ कहना होगा कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, BC। यहीं से क्विट इंडिया मूवमेंट की फाउंडेशन और बेस तैयार होती है। क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी ने रखा फाइनल मूवमेंट
बोलूंगा मैं इसे, फाइनल मास मूवमेंट। 1942 में कांग्रेस ने ब्रिटिश रूल को समाप्त करने की मांग की। कब? 1942 में। ठीक। गांधी जी ने स्लोगन किया, डू और ब्लडी डाई, करो या मरो। यह स्लोगन डराने वाला नहीं था, जगाने वाला था। लीडर्स जो थे वो अरेस्ट कर लिए गए थे, लेकिन मूवमेंट लीडरलेस होते हुए भी बहुत भयंकर तरीके से फैल रहा था। ठीक है। बड़े लीडर्स जेल चले गए थे यार, और मुझे लगता है कि जनता ने मूवमेंट को फिर भी बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा था। अब मेरी बात सुनिए। मूवमेंट स्पॉन्टेनियस हुआ, इसका मतलब समझ लीजिए। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप उठने वाला। ठीक है, खुद पे खुद। क्विट इंडिया मूवमेंट ने ब्रिटिश को यह मैसेज दिया था कि अब इंडिया पर शासन करना आसान नहीं रह गया है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल कहाँ से आ रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट का नेचर, यहां से सवाल पूछ रहे हैं। नेचर मतलब स्वरूप। ये मूवमेंट लीडरलेस था। ठीक है, लीडरलेस हो गया था एक समय पे, लेकिन मास पार्टिसिपेशन उसके बावजूद चालू था। स्टूडेंट्स जुड़े, वर्कर जुड़े, पीजेंट्स जुड़े, महिलाएं जुड़ी, कॉमन लोग जुड़े। कई जगह पैरेलल गवर्नमेंट चलने लगी थी। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब इधर ब्रिटिश राज कर रहा है, लेकिन उधर स्थानीय लोग राज कर रहे थे। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था बना ली थी। अब देखिए, मास अपसर्ज का मतलब क्या होता है? जनता का बड़ा उभार। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट ने ब्रिटिश लीडर्स को अरेस्ट करके सोचा कि मूवमेंट रुक जाएगा, लेकिन इसका अपोजिट हो गया। क्या हुआ? जनता ने खुद मूवमेंट को आगे बढ़ाया। यही दिखाता है कि गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट को जनता के अंदर इतना गहरा उतार दिया था कि लीडर्स के बिना भी मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ता रहा। ठीक है। गांधी नरा की पूरी चेन आप समझ जाइए। सबसे पहले क्या आया था? मैंने आपको बताया, चंपारण। फिर आया खेड़ा। फिर आया रॉलेट एक्ट, जलियनवाला, नॉन कॉपरेशन, CDM, क्विट इंडिया मूवमेंट। चंपारण किस लिए था? लोकल किसान के लिए, लोकल पीजेंट्स के लिए। खेड़ा, टैक्स के रिलैक्सेशन के लिए। रॉलेट एक्ट क्यों आया था? सिविल लिबर्टीज पर अटैक हुआ था। ठीक है, काला कानून। जलियनवाला बाग, ब्रिटिश ब्रुटैलिटी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ब्रिटिश की चीज़ों को बॉयकॉट करना, बहिष्कार करना। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों आया था? ब्रिटिश लॉ को चैलेंज करने के लिए। क्विट इंडिया क्यों आया था? ब्रिटिश रूल को चैलेंज करने के लिए। ठीक है। गांधी जी ने लोकल इशू को किस तरीके से नेशनल स्ट्रगल बना दिया था, आपने देखा। गांधी जी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल आर्ट यही था। ठीक है, उन्होंने किसान की समस्या को नेशनल इशू बना दिया, नमक को नेशनल रेजिस्टेंस बना दिया, अहिंसा को मास वेपन बना दिया। उन्होंने दिखाया कि कोई बड़ी जंग बंदूकों से नहीं जीती जा सकती है, एक नमक बना के मैं पूरा देश आज़ाद करवा सकता हूँ। खतरनाक आदमी थे भाई साहब। अब आइए, BPSC के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें समझिए। चंपारण में बिहार इंडिगो, यहाँ से सवाल आएंगे आपके। चंपारण में बिहार और इंडिगो। चंपारण को केवल गांधी जी का मूवमेंट मत याद रखिए, इसे बिहार एंगल और इंडिगो का इश्यू से जोड़िए। दूसरा आता है चौरी चौरा, नॉन कॉपरेशन का जब विड्रॉल हुआ था। चौरी चौरा के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया था। तीसरा आता है लाहौर सेशन 1929, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। फोर्थ पॉइंट दांडी मार्च, सॉल्ट लॉ। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई। क्लियर? डेट, मूवमेंट और स्लोगन को साथ में याद रख के चलिए। BPSC स्टेटमेंट घुमाकर पूछेगा, जैसे साइमन कमीशन के साथ पूर्ण स्वराज जोड़ देगा, या डांडी मार्च को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ देगा। इसलिए डेट, मूवमेंट और कीवर्ड को एक साथ रिवाइज करते रहिए, एक पेज का नोट्स बना के, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। रिवीजन करना ज़रूरी है क्या? 5 बार करवा दिया, कर लेना खुद से। ठीक है। चलिए, फाइनल लाइन, लेक्चर खत्म हमारा। सारी चीज़ें समझ आ गई तो वीडियो लाइक कर देना। लाइक करते हो तो वीडियो बनाने का इच्छा होता है, नहीं करते हो मन नहीं करता बनाने का। ठीक है, मुझे लगता है 4 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ अपने। अब देखो, गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट को कॉमन पीपल की लड़ाई बना दी थी, आम लोगों की लड़ाई। कॉमन पीपल मतलब आम जनता। चंपारण से शुरुआत हुई लोकल सत्याग्रह के रूप में। लोकल सत्याग्रह का मतलब एक क्षेत्रीय इशू पर सत्याग्रह शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे वही पॉलिटिक्स मास मूवमेंट बन गया था। नॉन कॉपरेशन में नॉन कॉपरेशन में जनता ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन छोड़े। क्विट इंडिया में जनता ने ब्रिटिश रूल को सीधा चैलेंज किया। ठीक है, यही इस पूरे थीम का इम्पॉर्टेंट सेक्शन था। एग्जाम के लिए आप रेडी हैं इस थीम से? ठीक है।
गांधी एरा को आपको रटना नहीं है, मैंने रटवाया नहीं है, मैंने आपको पूरी कहानी समझाई है। पूरी कहानी इसी फ्लो में आप समझ के चलिए, और एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, पीवाईक्यूज निकाल के आपके सारे सवाल बन जाएंगे। कोई क्वेश्चन ना बने, एरर नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। यही मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे पावरफुल चेन है। इसी तरीके से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं हूँ आपका मेंटर अर्जुन सिंह। हंस के पढ़िए, मुस्कुरा के पढ़िए। जय भवानी।